नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। देश में इस समय सबसे ज़्यादा जो बड़ी खबर है वो बंगाल के संदेश खाली की है और वहां पर जिस तरीके से लंबे समय से हंगामा मचा हुआ है उस पर माननीय हाई कोर्ट के निर्देश के बाद शुभेंदु अधिकारी जो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अपने विधायकों के साथ वहाँ पहुँचना चाह रहे थे और सुबह से ही जब वो वहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे पुलिस अधिकारियों ने रोक दिया था। फिर वो धरने पर बैठ गए और धरना पे बैठने के बाद ज़्यादा हंगामा बढ़ता देख उनको अनुमति दी गई। कुछ विशेष लोगों के साथ, कुछ विधायकों के साथ वो संदेश खाली पहुँच गए हैं, वहाँ पर लोगों से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये हंगामा वहाँ पर महिलाएँ जिस तरीके से वो जो शेख हैं जिन पर जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं और उन पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि उन्होंने पिछले 10 सालों में बहुत अत्याचार किए हैं, अनाचार किए हैं और वह बात बाहर ना आ पाए, इसकी कोशिश लगातार की जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि अगर इतना होने के बाद महिला मुख्यमंत्री हैं वहाँ की बंगाल की और उन पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो पा रही है, वो गिरफ्त से बाहर क्यों है, कौन संरक्षण दे रहा है। हालांकि ममता बनर्जी जी का ये कहना है कि इस मुद्दे पर जबरदस्ती रंग दिया जा रहा है, जबरदस्ती इसको हंगामा किया जा रहा है। जो गलत होगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई। तानाशाही नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा। इतना टॉर्चरिंग में है क्योंकि शेख शाहजहां अपना शेयर में है तो हम लोगों का हिम्मत नहीं था क्योंकि उनका आदमी आके जो गोली दिखाकर, बंदूक दिखाकर डराता था। इस डर से कोई लड़की बात नहीं कर सकता था। जमुआ ग्रहण, अमरूदे ग्रहण, सब हमारे सब जैसी भी लगवा के, जैसी भी लगवा। अम्मा जमीन सरकार की जमीन हमारी नहीं है, पूरा दुनिया है वही में वही में। कुछ ममता जी को छुपाने का बात है। आज हम लोग अगर जाएंगे संदेश खाली तो बहुत कुछ कीड़े मकोड़े बाहर आ जाएगा। आज इसीलिए हम लोग को जाने नहीं दे रहे, नहीं तो हमारे एलओपी और शंकर घोष का परमिशन है, ऑनरेबल अदालत ने परमिशन दिया है, फिर क्यों नहीं जाने दे रहे ये 2 जन को। अगली खबर सबसे ज़्यादा इस समय जो चर्चा है जम्मू कश्मीर की है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर पहुंचे और जम्मू कश्मीर में उन्होंने जिस तरह से वहां पर भारी ठंड और बरसात के बीच में लाखों लोगों की उपस्थिति में सभा को संबोधित किया। वहाँ पर उन्होंने एम्स 750 बिस्तर का एक एम्स की घोषणा की, मेडिकल यूनिवर्सिटी की घोषणा की। उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि आज जम्मू कश्मीर और पूरा देश बदल रहा है। यहाँ IIM है, IIT है और एम्स है, केंद्रीय विद्यालय है और यहाँ सबको बराबरी का हक मिलना जरूरी है और सबको हक मिलना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के विकास की बातें की, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अब बदलाव आ रहा है और जम्मू कश्मीर देश की मुख्य धारा में वहाँ के नागरिक शामिल हो रहे हैं, इस पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया। आइए हम बताते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। कि परवाह नहीं की, पहले की सरकारों ने तो यहाँ रहने वाले हमारे फौजी भाइयों तक का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस सरकार 40 साल तक फौजियों से झूठे देती रही, झूठ बोलती रही कि 1 रैंक 1 पेंशन लाएगी, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा भाजपा सरकार ने पूरा किया। OROP की वजह से यहां जम्मू के ही पूर्व सैनिकों को, फौजियों को 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब संवेदनशील सरकार हो, जब आपकी भावनाएं समझने वाली सरकार हो तो ऐसे ही तेज गति से काम करती है। साथियों, भारत के संविधान में जिस सामाजिक न्याय का भरोसा दिया गया है वो भरोसा पहली बार जम्मू कश्मीर के सामान्य जन को भी मिला है। हमारे शरणार्थी परिवार हो, वाल्मीकि समुदाय हो, सफाई कर्मचारी हो, उनको लोकतांत्रिक हक मिला है। वाल्मीकि समुदाय को SC कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पट्टारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण,
और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। देखा आपने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का साफ साफ कहना है कि अब विकास में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर देश के हर उस राज्य की तरह लगातार कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगा, जहां शिक्षा भी होगी, स्वास्थ्य भी होगा, रोजगार भी होंगे और सबको बराबरी का दर्जा होगा। जम्मू कश्मीर इस देश की माथे का तिलक है और इस तिलक को जितना ज़्यादा सुंदर और बेहतर बनाया जा सकता है, सुशोभित किया जा सकता है, वह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछली सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया ये अलग बात है, लेकिन उनका लक्ष्य जम्मू कश्मीर को देश के सबसे उन्नत राज्यों में, सबसे विकसित राज्यों में आगे बढ़ाना है। और विश्व स्तर पर जो इसकी पहचान है, पहले इसको आतंकवादियों के गढ़ के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब यह एक अच्छा प्रदेश, शिक्षित प्रदेश, रोजगार वाला प्रदेश, स्वस्थ प्रदेश, यहाँ रोजगार के उपलब्ध अवसर वाला प्रदेश माना जाए, यह उनका कहना था। प्रधानमंत्री जी की इतनी विषम परिस्थितियों में लोगों के आने पर उनका ये कहना था कि यह आपका आशीर्वाद मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। जिस तरह से बरसात हो रही है, बर्फबारी है, ठंड पड़ रही है, और उसके बाद अगर जनता उनको सुनने के लिए आई है, आशीर्वाद देने के लिए आई है, तो इससे उनका मन बहुत प्रफुल्लित है। अगली खबर, फिर एक बार किसानों ने हुंकार भरी है और किसानों ने जिस तरह से कुछ फसलों पर एमएसपी देने की जो केंद्र सरकार के मंत्रियों की जो समझौते की बात चल रही थी, उस पर विचार करने के लिए उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने इस पर ठुकरा दिया है और दिल्ली कूच करने का निर्णय किया है। इसको लेकर हरियाणा सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन अब हरियाणा में भी किसान, पंजाब में किसान, उत्तर प्रदेश के किसान और देश के कई राज्यों में भी किसान इस मुद्दे पर लामबंद होते नजर आ रहे हैं। देखना यह होगा कि यह किस तरह से, कैसे इस आंदोलन को सरकार रोकती है या किसानों को कोई दूसरा फार्मूला लेकर जाती है। अब तक 4 स्तर पर जो वार्ता हुई है, उन वार्ताओं का अभी तक नतीजा नहीं निकला है। सरकार ने काफ़ी हद तक प्रयास किया है कि किसानों की ज़्यादातर मांगें मान ली जाएं, लेकिन जो 4 फसलों की बात की गई थी उस पर किसान अभी राजी नहीं है। उनका कहना है कि हमें 100% जो हमारा मांग पत्र है उसको पूरा करना जरूरी है। वहीं किसान के से वार्ता करने वाले कृषि मंत्री जी का ये कहना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें समय लगता है, समय के साथ सब कुछ होगा। हम एक अच्छे वातावरण में चर्चा करना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि देश के किसान भी देश में शांति चाहते हैं और वो समाधान चाहते हैं। समाधान होगा क्योंकि ये सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो जन जन की सरकार है, किसानों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, बेरोजगारों की सरकार है, सबके लिए काम करने वाली है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, किसान, सबके लिए काम करने वाली सरकार है। भारत के इतिहास में, भारतीय राजनीति में ये ब्लैक डे है, काला दिवस है, जब देश के किसान और खेत मजदूर के ऊपर इस तरह से हमला किया जा रहा है। अभी हंजू गैस इस्तेमाल हुआ, मैं महसूस कर सकता हूं। तो हम इस जलन में सुबह से 7 घंटे से खड़े हैं। मैंने लौंगोवाल साहब को देखा, अगली जीप में थे, लगभग उस जीप का शीशा फोड़ा गया, ट्रैक्टरों के बीच गोली मारी गई। अरे हमारा लीडर वहां लगातार खड़ा रहा। हमारी पूरा जितनी भी सुबह लीडरशिप है दोनों फोरमों की, वो मोर्चे के बीच है और बीच रहेगी। अगली खबर हमने अभी महाराष्ट्र में देखा था। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन जिस तरह से आंदोलित हुआ था और लंबे समय से वहां पर मराठा लोग मुंबई की ओर कूच कर रहे थे, जब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने उनको रोका तो वहीं धरने पर बैठ गए वो। और जिस तरह से मराठा किसान आरक्षण की मांग को लेकर मराठा आंदोलन कर रहे थे, उस पर जो शिंदे कैबिनेट है उसने निर्णय कर लिया है। कुछ सरकारी नौकरियों में और कुछ अन्य उस पर आरक्षण देने की बात कैबिनेट में अभी रखी गई है और कैबिनेट में चर्चा के बाद इसको अमली जामा सरकार अपनी तरफ से अध्यादेश के रूप में लाए या विधानसभा में पारित कराए, विशेष सत्र बुलाकर इसको करे। ये क्या करती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से शिंदे जी ने कैबिनेट में ये निर्णय किया है उससे जांगरे जी के नेतृत्व में जो आमरण अनशन चल रहा था, अब ऐसा लगता है कि
महाराष्ट्र सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी जो समस्या थी मराठा आंदोलन को लेकर, वह सॉल्व होती नज़र आ रही है। और यह एक बहुत बड़ा मामला, चूँकि देश भर में एक तरफ संदेश खाली में बंगाल में आंदोलन चल रहा था, दूसरा महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन चल रहा था, तीसरा किसान आंदोलन चल रहा था और एक मणिपुर में आंदोलन चल रहा था। तो ऐसा लगता है कि इन सब मुद्दों पर सरकार अलग अलग राज्यों में संघर्ष हो रहा था। लेकिन अब अगर मराठा आंदोलन में शांति होती है, किसान आंदोलन में समझौता हो जाता है, तो आने वाले समय में सभी राज्यों में शांति की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि आंदोलन सांकेतिक होता है, आंदोलन में हिंसा नहीं होना चाहिए। प्रयास हमेशा ये हो कि आंदोलन सरकार को अपनी मांगों के लिए प्रस्ताव देने के लिए होता है, ना कि किसी तरीके का और कोई इसमें स्वरूप। हिंसा को कहीं स्थान नहीं मिलना चाहिए। मराठा आंदोलन में लंबे समय से महाराष्ट्र सरकार को, शिंदे सरकार को परेशान कर रखा था। मनोज जांगरे जी जिस तरह से भारी जनसैलाब लेकर मुंबई की तरफ बढ़ रहे थे, उनको रास्ते में रोक दिया गया था। जहां उनको रोका वहां पर वो धरने पर, अनशन पर बैठ गए। आज राज्य सरकार, शिंदे सरकार ने विधानसभा में भारी मत से बहुमत पास करके और 10% आरक्षण की मांग को स्वीकार करते हुए उसको लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब विधानसभा से पास होने के बाद, कैबिनेट से पास होने के बाद इस पर ऐसा लगता है कि मराठा आंदोलन पर नियंत्रण हो जाएगा और मराठा शांत हो जाएंगे। लेकिन सूत्रों से ऐसी खबर भी आ रही है कि मनोज जांगरे जी का कहना था कि जो पिछड़े वर्ग को आंदोलन दिया जाता है उसी में शामिल किया जाए, क्योंकि इसी मराठाओं को एक बार आरक्षण मिल चुका है और उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया था। उनका कहना है कि हमें अलग से 10% आरक्षण नहीं चाहिए, हमें उसी जो पिछड़ा वर्ग में आरक्षण की ज़रूरत है, ताकि उस पर कभी कोई रोक ना लग सके। देखना यह होगा कि इसको मनोज जांगरे जी और प्रदेश के मराठा स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, या आगे और कितनी लड़ाई अभी लड़ना पड़ेगी मराठाओं को आरक्षण प्राप्त करने के लिए। हालांकि शिंदे जी ने जिस तरह से विधानसभा में इस मुद्दे को लेके आए हैं और उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने जिस तरह से इसको रखा है, उनका ये मानना है कि सभी नौकरियों में हर तरह से 10% पुलिस की नौकरी हो, सरकारी दूसरी अन्य नौकरियों हो, और उसमें 10% आरक्षण का लाभ इनको मिलेगा। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि मनोज जांगरे जी और मराठाओं को यह स्वीकार है या नहीं है। आणि आता तिची अंमलबजावणी नाही करणार, हे कुठे शक्य आहे? आधी सूचना काढलीच कशाला? सरकारी का कोणी तुम्ही? हे जर आरक्षण तुम्हाला द्यायचं होतं तर काढलीच कशाला? ही मागणी हाय कोणाची? कोणत्याच मराठीची नाहीये. उद्या आंदोलनाची दिशा ठरवणार जर यांनी आज संध्याकाळपर्यंत त्या अधिवेशनात सगळ्या स्वरांची चर्चा करून अंमलबजावणीची जर घोषणा नाही की। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव जिस तरह से चल रहा है और लोकसभा चुनाव में जो बातें चल रही हैं उसको देखते हुए अब इंडिया गठबंधन की एक आखिरी उम्मीद थी कि वो समाजवादी पार्टी के साथ आगे रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की केमिस्ट्री अब जम नहीं पाएगी, क्योंकि लगातार पहले 11 और उसके बाद 16 समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सीटें घोषित कर दी हैं। और जिस तरह से पहले 11 सीटें दी जा रही थी, उसके बाद 17 सीटें पर कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी तैयार हुई थी, लेकिन अब 19 सीटों पे, और खासकर 2 सीटें मुरादाबाद और एक और सीट, 2 सीटों पर संघर्ष चल रहा था और उस पर शायद यह जो समझौता था ये टूटता नज़र आ रहा है। एक तरफ तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ आखिरी ममता जी अलग हो चुकी हैं, आम आदमी पार्टी अलग हो चुकी है, नीतीश कुमार जी अलग हो चुके हैं, और कई अन्य अकाली दल जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वो पंजाब में हो सकता है मदद करे, मोदी जी के साथ चला गया है। और शायद मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह से जो चर्चाएं हो रही हैं, कि अब समाजवादी पार्टी के साथ भी लंबा सफ़र कांग्रेस का नहीं चल पाएगा। वहीं अखिलेश यादव जी को एक बड़ा झटका लगा। उनके राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पहले उनसे असंतुष्ट होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था महासचिव पद से, और उसके बाद उन्होंने अब अपनी जो वो विधान परिषद के सदस्य थे वहाँ की उस परिषद की सदस्य से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी। उनका कहना था कि अखिलेश यादव सबको खुश करने के कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन किसी को खुश नहीं कर पा रहे हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी से ये पूछा गया कि आप अब कहाँ जाएंगे, तो उनका कहना था कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, और सीधा सीधा इशारा ये था कि 22 फरवरी के बाद तय करेंगे, बताएंगे आपको कि कितने लोग हम एक साथ होकर और राहुल गांधी के साथ
कांग्रेस को मजबूत करने जा रहे हैं। परंतु जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इसके पहले पाला बदला था, उसके बाद अब फिर एक बार छोड़ के वो अलग हुए हैं, तो उनका कहाँ जाएंगे और उनकी ताकत मौर्य वोटों की और उसके साथ उनकी जो हिंदू धर्म और खासकर पूजा पाठ रामायण के बारे में जिस तरह से बोलते हैं, उससे कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या दूसरी अन्य पार्टियों को कल कोई समस्या न खड़ी हो जाए, इस पर भी बहुत चिंतन मनन चल रहा है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में अब की बार जो 80 की 80 सीटें भाजपा को लेने की रणनीति पे काम चल रहा है, उसी को तोड़ने के लिए राहुल गांधी की सभा भी लगातार लंबे समय से उत्तर प्रदेश में है। लेकिन आज अमेठी में जब उनकी सभा पहुंची और अमेठी में सभा में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला, इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत व्यंग किया है। और राहुल गांधी की सभा में कुर्सियां खाली बताते हुए भाजपा के नेताओं ने ट्वीट किया था कि बहुत हल्का स्वागत हुआ है, सड़कें सूनी थीं, कुर्सियां खाली थी, राहुल गांधी के साथ अमेठी की जनता अब नहीं है। याद रहे, दर्शकों को पता होगा कि राहुल गांधी पहले यहाँ से सांसद हुआ करते थे, अब वहाँ से स्मृति ईरानी जी ने उनको हरा दिया है और ये सीट ही छोड़कर वो वायनाड चले गए थे। केरल के वायनाड से इस समय राहुल गांधी सांसद हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी परंपरागत सीट पर उन भीड़ का ना होना यह चिंता का विषय है। हालांकि राहुल गांधी पेशी पर उनको एक मानहानि के मुकदमे, अमित शाह जी के संदर्भ में एक मानहानि के मुकदमे में वो पेशी पर गए थे और उसके बाद वो फिर अपनी यात्रा में शामिल होंगे। ऐसा माना जाता है कि उसकी वजह से शायद इस तरह की स्थिति बनी है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि इन पूरे हालातों में राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा, बासपा या अकाली दल, तृणमूल कांग्रेस या दूसरे अन्य दल, ये किस तरह से लालू यादव जी की पार्टी ये किस तरह से एक साथ होकर चल सकते हैं या अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, और अगर सब अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो फ़ायदा किसको होगा, यह आने वाले परिणामों में ही पता चल पाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एशियन पब्लिक टीवी पर आप खबरों के लिए बने रहें। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।